स्वागत है एक सुबह की एक नई वीडियो में और जिसमें हम लोग सिविक्स के यानी राजनीति शास्त्र से जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे यानी कम से कम 10-20 बार आए हुए ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। और हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चनों का क्या महत्व आप लोग भी देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि हम आपको थ्योरी भी जिसके बारे में बताएंगे और एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद उससे बनने वाले तीन चार टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो में अगर नए हैं और अगर चैनल पर भी नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है कि संज्ञात्मक समाधान का प्रमुख लक्षण क्या है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 है कि संज्ञात्मक समाधान का प्रमुख लक्षण क्या है। जैसे कि एक स्थान से शासन का ना होना, यानी हम इसमें देखते हैं तो थर्ड नंबर हमारा करेक्ट होगा। केंद्र व राज्य की दोहरी सरकार है, यानी संज्ञात्मक समाधान का जो प्रमुख लक्षण है वो केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारों के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी संज्ञात्मक समाधान का प्रमुख लक्षण है कि लिखित कठोर सर्वोच्च समाधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकार है। तो इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड मैच करता है, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसके लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी है ये क्वेश्चन। तो ये सरकार के लिए है क्या, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें जनता के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए है। जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 यानी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। जो राज्य सरकारों के लिए जो राज्य सरकारों के लिए निर्देश ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों में इन्हें स्थान देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जो है किसमें नियत है। यानी संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जो है वो किसमें नियत हैं। तो वो हमारी हैं 3 नंबर यानी मंत्रिपरिषद में। जैसे कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो वो भी मंत्रिपरिषद में आ जाते हैं। तो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां किसमें है, मंत्रिपरिषद में है। तो प्रधानमंत्री जैसे होते हैं उसी प्रकार के मंत्रिपरिषद होते हैं, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नहीं है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो अलग थोड़ी होती है, क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट। प्रथम भारतीय नागरिकता प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो वो किया गया है 1955 में, यानी 1955 में। संपत्ति के जो अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा जब समाप्त कर दिया गया, अब यह अनुच्छेद जो है वो 300 के तहत क्या है, एक वैधानिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया है। तो जैसा कि अभी बताया तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हमारा करेक्ट होगा, यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति के मूल अधिकार को जो है वो समाप्त कर दिया, क्योंकि यह एक विधिक अधिकार यानी वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है।
यानी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करना ये किसका अधिकार है? वो है राज्यसभा का। किसका अधिकार है? राज्यसभा का। यानी अनुच्छेद 249 के तहत यह उपलब्ध कराता है कि यदि राष्ट्रपति हित में आवश्यक है तो राज्य सूची के किसी विषय के बाबत संघ अस्थाई विधानसभा यानी विधान बना सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट है राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 249 में उपलब्ध कराता है। भारत में राज्यों भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? जैसे कि हमें पता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश है, और ये कब किया गया? तो वो 1955 में किया गया, याद रखना। और ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, वह सॉरी व्यक्ति का वह अधिकार जो उसी सहज ही प्राप्त है जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उससे स्थानांतरित किया जा सकता। यानी व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है प्राकृतिक ऐसा अधिकार जो है अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्राकृतिक एक अधिकार है जो उसे सहज ही प्राप्त है। उसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ना ही उसमें कोई संशोधन किया जा सकता। 10 नंबर है, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? यानी संसद जो है वो सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो वो है यानी महान्यायवादी। अटॉर्नी जो जनरल है वो इसके महान्यायवादी जो है, इसका करेक्ट हो जाए ऑप्शन नंबर 2। यानी भारत का जो महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, किंतु उसे किसी भी सदन में या उनकी समिति का बैठक में बोलने का अधिकार, परंतु उसे यह मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है अम्बुड्समैन। अम्बुड्समैन अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है लोकपाल लोकायुक्त। तो वो किससे संबंधित है? लोकपाल लोकायुक्त से। यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है? यानी गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है? तो वो है साध्य जीवन की पवित्रता। यानी गांधी जी की जो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी जो देन है वो है साध्य साधन की पवित्रता। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा फर्स्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल के जो सचिव लीग के सचिव हैं वो बने? तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर, यानी 1916 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? यानी किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? तो वो है भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या नाम है? भीमराव रामजी अंबेडकर। यदि राज्य सरकार यदि राज्य सरकार नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है?
तो वो मतदाता जो है उसका भी वैधानिक अधिकार है, वो उसे बाध्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। इन तत्वों में कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इन तत्वों में जैसे कौन सा मौलिक अधिकार तत्व जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो वो है यानी निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 4। 93वां संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसको 21 के तहत परिभाषित किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? यानी किस वर्ष जो है वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा एवं ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? तो वो था ऑप्शन नंबर 3 1998 में। कब किया था? 1998 में। बात करते हैं जात प्रथा का तत्व है आधुनिकतावाद है, क्योंकि जात प्रथा का जो तत्व है वो आधुनिकतावाद है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में क्षेत्रवाद के उदय का जो प्रमुख कारण है वो नंबर 4 है, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एवं निर्माण। प्रशासनिक सुधार न्याय आयोग 1966 में लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की तथा कार्य प्रथा शासन में संसद में 1968 में पहली बार यह विधेयक लोकपाल विधेयक किया है। लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर की अधिनियम पारित कर की? तो वो है 1903 1969 में, सॉरी 1965 में। किसमें की है? 1965 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूसों के सामान्य इच्छा यानी जनरल बिल का तात्पर्य किस भाव से है? जनमत अधिकतम लोगों के हित, वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, वह जो राजा के हित में है। तो ऑप्शन नंबर 3। राज्य की आवश्यक तत्व क्या है? तो राज्य की आवश्यक तत्व है जैसे 4 3, यानी तो 3 है, सॉरी 4। तो किसके राज्य तत्व आवश्यक है? तो वो भूमि के हैं, वो भी 4। रक्त संबंध से समाज की स्थापना से समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? यानी रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा 4 मैकाइवर के द्वारा। मैकाइवर का कथन है कि राज्य को समाज से पृथक मानने व कोई त्रुटि स्वयं एथेंस की स्वतंत्रता को लूटा हुआ एवं विकृत स्मारक बना दिया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक भी, एक दूसरे के दो रूप हैं। तो वो है हर्बर्ट डेन का। स्वतंत्रता और समानता ना एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक भी, एक आदर्श के दो रूप हैं, हर्बर्ट डेन। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों की व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करें उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाद। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद। यानी व्यक्तिवाद राज्य की आवश्यक दोष मानता है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो फांसीवाद जो होती है वो प्रजातंत्र के विरोधी होता है। यानी फांसीवाद प्रजातंत्र तथा अंतरराष्ट्रीयवाद का तथा समाजवाद का विरोध करता है तथा राज्य के साथ मानता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, जो समाज शोषण मुक्त होगा। यानी समाज शोषण मुक्त होगा। यह बात जो है वो यानी समाजवाद की, किसकी? समाजवाद की। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कुल मुख्य अंग होते हैं वे होते हैं 5। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये जो है मुख्य 5 पद, मुख्य 5 अंग होते हैं। लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो लॉक ने जो लिखी हुई हैं वो 35 लिखी हैं। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। यानी लॉर्ड ने लगभग 30 पुस्तकें लिखी हुई हैं। हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया है? तो हॉब्स की जो पुस्तक है थर्ड नंबर, लेवियाथन। यानी हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन 1651 में प्रकाशित हुई थी और उसी से वो अमर के रूप में बन गए हैं। जेल सुधार किस राजनीतिक विचार ने प्रस्तुत किया? तो जेल सुधार जो वो किया था वो बेंथम ने किया था। बंदी गृह की दुर्दशाओं को देखकर बेंथम ने उनके सुधार के लिए आवाज उठाई। उसने एक गोलाकार कारावास के निर्माण का सुझाव दिया है। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत राजा को किसके अधीन माना है? तो मनु द्वारा जो वो ईश्वर के अधीन माना है। किसके? ईश्वर के अधीन। किस विचारक ने लिए धर्म और राजनीति अलग नहीं है? किस विचारक के हैं कि धर्म और राजनीति अलग नहीं है? तो वो है महात्मा गांधी के। यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के यानी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं और इस विचार के समर्थक कौन विद्वान है? तो वो हैं रूसो। यानी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को रूसी ने कहा है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जो किया गया वो 42वें संविधान यानी 1976 में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हमारा। भारत में किस कारण से शासन संज्ञात्मक है? यानी भारत में किस कारण से शासन जो संज्ञात्मक है?
तो उसका कारण है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी संविधान में संघ व राज्य के मध्य शक्तिकरण का यानी शक्तियों का वितरण किया गया। संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का जो है वितरण किया गया, उसके कारण जो शासन है वो संज्ञात्मक है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। संविधान के उद्देश्य का में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष यानी सोशलिस्ट एंड सेकुलर, और उद्देश्य का यानी प्रिम्बल, तो ये किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया है? तो वो ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो करेक्ट है वो सेकंड नंबर यानी 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संशोधन द्वारा इसे समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया 1976 में, और 42वें संशोधन में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो होती है राज्यपाल में, यानी राज्य की कार्यपालिका और शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में होती है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। देखिए शून्यकाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय, यानी जब प्रश्नकाल हो चुकता है। शून्यकाल कब आता है? प्रश्न संसद में जब प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है, उसे शून्यकाल कहा जाता है। यह प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय जिनमें कोई भी प्रश्न बिना कार्यसूची के पूछा जाता है, यानी प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय जिनमें कोई भी प्रश्न बिना कार्यसूची के पूछा जाता है, तो उसे हम शून्यकाल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसे प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यानी 17, यानी संविधान की किस धारा में 17वीं धारा जो है उसके अंतर्गत अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। इस प्रकार से ये वीडियो हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम उन्हें बताएं, जिससे वो भी अपनी आगामी एग्जाम की तैयारी कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।